सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका देखे थे। कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति हम लोगों का शेष रह गया है, तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति देखेंगे। उपराष्ट्रपति पद का सृजन आकस्मिक परिस्थितियों के लिए किया गया है। यदि अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे संभालने के लिए, उसे देखने के लिए तत्काल कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जो तुरंत उस पद पर आसीन हो सके, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। देखिए आपके सामने संविधान का मूल कॉपी डिस्प्ले होगा। हाँ, लीजिए। देखिए लिखिए अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लिख लिए। अब देखिए आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति कॉमा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बाहर से ऊपर चंदन को बुला दो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति क्यों बनाया जाता है? चूंकि उपराष्ट्रपति नाम का पद तो है लेकिन कोई ऑफिस नहीं है, तो ये उपराष्ट्रपति आखिर करेंगे क्या? तो हुआ ये कि चलिए भाई लाएंगे तो उपराष्ट्रपति ही, लेकिन इनको भी कुछ काम देना चाहिए, तब तो बिजी रहेंगे, नहीं तो वैसे बैठे बैठे क्या करेंगे। तो इन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया गया। पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन्स है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग से विशेष चुनाव या नियुक्ति नहीं होती है। आइए तो अब देखिए, परंतु ये काम का नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब वो
सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब इनको सब राष्ट्रपति वाली सुविधा मिलेगी। अब देखिए आर्टिकल 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है, और लिखिए आर्टिकल 65 लिखिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु कौमा पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित या नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति विधिवत रूप से निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण न कर ले। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य करेंगे? जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। अब सुनिए, कभी कभी अब कोई पूछता है, ऐसी घटना घटी है, अभी आगे हम लोग याद दिलाइएगा, जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उपराष्ट्रपति हुए हैं उनका लिस्ट देखेंगे, उससे कैसे यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन आता है ये भी देखेंगे कि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तब कौन राष्ट्रपति का काम देखेगा? क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर हर समय कहीं ना कहीं किसी पेपर पर सिग्नेचर हो रहा है। जितने भी अधिकारी हैं भारत सरकार के, वो सब राष्ट्रपति के मातहत के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके सिग्नेचर का वैल्यू नहीं है, उनका तभी तक वैल्यू है जब तक राष्ट्रपति हैं। तो रियल में सिग्नेचर राष्ट्रपति कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अधिकारी कर रहा है जो राष्ट्रपति के मातहत है, तो एक तरह से माना जाता है कि वो उसके प्रतिनिधि हैं। तो जब प्रतिनिधित्व करता ही नहीं रहेगा तो प्रतिनिधि का क्या वैल्यू? इसलिए राष्ट्रपति का पद एक सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रहता है।
तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम बनाया गया है, तुरंत मान लिया जाता है कि अब वो राष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और अगर वो भी नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे, जो भी एज में सीनियर मोस्ट होंगे, अपना ऑटोमेटिक वो बन जाएंगे। मतलब एज से अभी भी वरिष्ठतम में जैसे सुप्रीम कोर्ट में है कि मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर किए, तो अब दूसरा चीफ जस्टिस कौन बनेगा? तो जो बाकी 33 हैं उनमें जो सबसे सीनियर होंगे, और ये एज देखा जाता है, जो सबसे सीनियर होंगे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। आगे आइए। तो वर्किंग एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ पे नहीं होता, कहाँ? जैसे सुप्रीम कोर्ट में हाँ, वर्किंग एक्सपीरियंस के बेस पे वरिष्ठतम नहीं माना ना एज पर था कि जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है इससे कोई मतलब ना, फिर तो वही घपला वाला बात हो गया। तो इसीलिए तो उस पर विवाद होता है, जहां इसीलिए तो उसको हटा के एज वाला लाया गया। अब तो सरकार एगो जूनियर को भी कहेगा कि इसका एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है। अब उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसका नॉलेज ज्यादा है, तब उसके लिए तो उन लोगों का परीक्षा न लेना पड़ेगा। मान लीजिए अभी यूपीएससी का बहाली हो रहा है, तो सब तो बीए पास ही है, कोई उसमें आईआईटीएन है, कोई एमबीबीएस है, कोई जनरल है अपना ग्रेजुएट है, कोई सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट है, तो कोई डीपीएस का है, कोई कॉन्वेंट का है। कौन तेज है? अगर ऐसे छोड़ दिया जाए चुनने के लिए कि कौन तेज है, तो वही तो घपला का जगह है। फिर जिसका पैरवी होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो तेज हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब हटा के एग्जाम लाया गया। तो क्या सरकारी स्कूल के लड़के आईएएस नहीं बनते हैं? हम लोग के ग्रुप से तो जितना बने सब सरकारी स्कूल के हैं। संतोष भैया जो है तकिया हाई स्कूल के हैं, विनय भैया अभी वो इसमें है, कॉर्पोरेट विजिलेंस में है। उनको तो हमेशा ऐसा पोस्ट पर रखा है ना कि वो तो चाहते तो अरबपति खरबपति बन जाते हैं एकदम ईमानदार। बॉम्बे में रखे थे एक बार, तो कौन तो हीरोइन थी, इंपोर्टेड कार के मामले में उसको बुला दिए थे ऑफिस में जवाब देने के लिए, टैक्स नहीं जमा की थी, शायद प्रीति जिंटे को बुलाए थे। तो इतना रेपुटेशन है कि उनको हमेशा एकदम क्रूशियल पोस्ट नेपाल भेजा था। कहाँ के प्रोडक्ट है? टाउन हाई स्कूल के प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्वेंट वाला ही तेज होता है या सरकारी वाला कमजोर होता है। तो माने जिसको वैसा अवसर उपलब्ध हो वो तेज हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। बचपन में ही राजू चाहे अवनीश है, राजू अभी छत्तीसगढ़ के एजी हैं, जमुहार हाई स्कूल जो है उसमें थे, वहां से बाल विकास में आए थे। अवनीश का भी शुरू में जमुहारे में नाम लिखाया था, उसके बाद वो भी बाल विकास में आया। तो बाल विकास का बहुत बड़ा कॉन्वेंट है, सब बाल विकास वाले आईएएस ही बनते हैं। उसी में कितना पता चलता है कि बाइक चोरी में पकड़ा गया था, कितना इसमें पकड़ा गया है। तब तो सर्टिफिकेट से कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में तो पीएचडी भी 2-4-5 हजार दो ना, जिस सब्जेक्ट से कहो उस सब्जेक्ट से पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा। जाके बैनर पर देखो ना, फलाना सिंह इतना में पीएचडी, इतना में पीएचडी, तो वो तो सब बिक रहा है, खरीद लीजिए। तो इसलिए तो अगर वही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए
कि कौन जो तेज रहेगा उसको बनाया जाएगा। एज की बात नहीं बोले, वर्किंग एक्सपीरियंस की बात बोले, कोई 10 साल काम किया, कोई 5 साल काम किया, उस बेसिस पे नहीं लेता। ना 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 ना, वर्किंग एक्सपीरियंस से नॉलेज का मतलब नहीं ना है। मान लो कोई पहले ये कर रहा है, जैसे तुम ही लोग यहाँ हो, मैंने जो यहाँ 5 साल से पढ़ रहा है वो ज्यादा तेज हो जाएगा, और जो 6 महीना से आ रहा है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं ना, जो 15 साल का है या जो 20 साल का है वो ज्यादा तेज हो जाए, जो 15 साल का होगा। तो फिर यही ना चेक करने के लिए एग्जाम कराना पड़ेगा। चेक करने के लिए तब एग्जाम कराइए, है ना। तो फिर तो झमेला है। तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए, सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज नियुक्ति के लिए क्राइटेरिया बताया गया है, उसमें घपला अब होता है कि अब जो मन पसंद होगा उसको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करने में वो एज फैक्टर ही है, केवल एज, उसी से सीनियरिटी देखी जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो तो बेवकूफ तो है नहीं, है कि नहीं। चलिए, उसी में कोई आगे आता है कोई पीछे आता है। तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक बार ऐसी स्थिति आई है, वो आगे आपको लिस्ट दिखाया जाएगा, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्यभार देखना पड़ा। अब नीचे देखिए, ये तो आप लोग देख चुके हैं, आर्टिकल 65 का 1, 65 का 2 देखिए। जब राष्ट्रपति लिखना नहीं है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। ठीक है, ऊपर वाला ही बात है। ठीक है, अब आइए 65 का 3, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी। समझ गए। अब उसको कार्यवाहक नहीं समझा जाएगा, वो उसके पास वो सारी शक्तियां और सारी सुविधाएं होंगी जो राष्ट्रपति के पास है, उन्मुक्तियां होंगी, तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा, मतलब जो संसद फिक्स करे कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको क्या दिया जाए, फिक्स करेगा, अवधारित करे। अवधारित मतलब फिक्स करे। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियों और भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। जो वहां लिखा हुआ है कि जब ये इस टाइप से काम करेंगे तो ये मिलेगा, तब तक वो मिलता रहेगा, और अगर संसद कुछ और बना दिया तो कुछ और मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया 65। अब आते हैं 66 से, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। हेडिंग दीजिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये रिकॉर्डिंग में लगाए हैं। हाँ, देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोग देखे थे, कंपैरिजन कर करके देखिएगा लोग, तब याद रहेगा। राष्ट्रपति में देखे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। अरे आज कितना तारीख हो गया, 16 ना, 16। कहाँ गया वो कपड़ा हो।
पॉलिटी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये 3 सदन है। इनके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। आइए तो लिखिए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। मतदान गुप्त होगा का मतलब कौन सा सदस्य किसको मत दिया ये किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए, ये हुआ आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, और राष्ट्रपति वाले में। चलिए, अब इसी में है दूसरा पॉइंट, लिखिए कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ना राज्यसभा के होंगे, ना लोकसभा, ना विधान, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होंगे। वैसे भी एक व्यक्ति एक साथ 2 पद पे रहेगा, संवैधानिक पद पे नहीं। चलिए, अब देखिए, बाकी आगे आप लोग सिंपल सा चीज है, इसको लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आर्टिकल 66 में 2 नहीं होगा, पढ़ देते हैं।
जगह छोड़ दीजिएगा। देखिए, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई चुन लिया जाता है तो जैसे ही उपराष्ट्रपति का वो शपथ लेगा, मान लिया जाएगा कि अपना पद रिक्त कर दिया, ये त्याग पत्र दे या न दे। ठीक है, चलिए अब आइए आर्टिकल 66 का 3। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा, पात्रता कि उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या पात्रता है। देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, लिखिए, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता पात्र तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। और तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। राज्यसभा का सदस्य, आप लोग ना बेयर एक्ट खोल लीजिए मोबाइल में बेयर एक्ट है ना, उसको ओपन कर लीजिए, आसानी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 का आर्टिकल 66 का 4, कोई व्यक्ति, सुन लीजिए, उतार लीजिएगा, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो अगर उसको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तब पहले वो वहां से त्यागपत्र दे, और तब चुनाव लड़े। ये कंडीशन अन्य लोगों पर भी लागू होती है। जैसे देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रिटायर होने वाले थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही अब इलेक्शन हो गया तो अपना डीजीपी से रिजाइन किए और टिकट भी नहीं मिला। नीतीश कुमार धोखा कर दिए बेचारे। आपके सासाराम संसदीय क्षेत्र के जो सांसद थे मुनीलाल राम, वो भी एक आईएएस अधिकारी थे, तो वो रिजाइन करके तब आए थे चुनाव लड़ने यहां से, और जीते भी भाजपा से और मंत्री भी बने, दो बार जीते थे मुनीलाल। तो उसी टाइप से यदि किसी को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो अगर वो पहले से किसी सरकारी पद पर है तो पहले वो वहां रिजाइन करे। अब देखिए, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का पद, बड़ा विवादित पद है। ये 2002-3 में दो में एपीजे अब्दुल कलाम के समय इसको लौटाए थे एक बार पुनर्विचार के लिए। 2-3 लोगों को त्यागपत्र देना, सोनिया गांधी को देना पड़ा था, जयाप्रदा को, और एक और कोई था,
विवाद खड़ा हो गया कि लोग लाभ का पद धारण किए हुए हैं, प्लस संसद का सदस्य भी है, तो ये मतलब संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, तो उन लोगों को फिर से रिजाइन करके फिर से चुनाव लड़ना पड़ा। तो लाभ का कौन सा पद लाभ का पद होगा, ये कौन तय करेगा? संसद। कौन सा पद लाभ का पद होगा और कौन सा पद लाभ का पद नहीं होगा, ये कौन तय करेगा? संसद। तो वही संसद तय करके भेजा था। कलाम साहब राष्ट्रपति थे, लौटा दिए थे कि एक बार पुनर्विचार करो भाई। उसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट जोड़ दिया था कि लाभ का पद नहीं है जो लाभ का पद था। तो आइए देखते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, अर्थात उस पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो किस किस पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण दिया है ना। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, किसी राज्य का राज्यपाल है तो पर भी चुनाव लड़ सकता है, और संघ या किसी राज्य का मंत्री है तो पर भी चुनाव लड़ सकता है, उसको रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं। और इसमें और स्पष्टीकरण में जोड़ा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भी लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है। देखो इस पर ना 2 लिखा हुआ है, कुछ यहाँ डिलीट किया गया है लगता है। क्या लिखा है? संविधान संशोधन 1956 की धारा इतना द्वारा राज्य प्रमुख या उपराष्ट्र, अच्छा वो पहले यहाँ ना, पहले राज्यपाल को राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख कहा जाता था, अब उसको हटा के राज्यपाल शब्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आर्टिकल 66। अब आइए आर्टिकल 67 लिखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल। उपराष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल। देखिए पहला कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होगा? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। पद ग्रहण करेगा। ठीक है। नंबर 2, परंतु 5 साल तो कार्यकाल है, लेकिन 5 साल से पहले भी उनका पद समाप्त हो सकता है। देखिए कैसे, का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और किसको देंगे? राष्ट्रपति को। दूसरा, अब देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलता है, याद है ना? और महाभियोग सदन में पारित होने वाला सबसे बड़ा प्रस्ताव है, सबसे बड़ा प्रस्ताव है, क्योंकि उसको पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिंपल है। देखिए क्या है,
उपराष्ट्रपति, नीचे लिख दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 ख, नहीं 67 1 का ख, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा, पूरा उतार लीजिएगा लोग, सुन लीजिए, समझा दे रहे हैं। राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया है, केवल बहुमत से, साधारण बहुमत से, और तत्कालीन माने जो प्रेजेंट हैं, और जिससे लोकसभा सहमत है, माने जिसको लोकसभा भी पारित कर दिया साधारण बहुमत से। अब देखिए, तो एकदम हटाने की प्रक्रिया सिंपल है, लिखवाए भी हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार में, राज्यसभा के विशेषाधिकार में पढ़ाए थे तो लिखवाए थे कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां प्रारंभ होती है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां प्रारंभ होगी? राज्यसभा में। तो पहले राज्यसभा इसको पारित करेगा, तब लोकसभा पारित करेगा। कि देखिए, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। बस इतना ही है गया। अब देखिए, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प, कई नहीं कोई होगा, मिसप्रिंट हो गया है, कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना दे दी गई हो। 14 दिन पूर्व, लाने से 14 दिन पहले, राष्ट्रपति में भी था 14 दिन पहले सूचना देना। ठीक है, चलिए अब देखिए, हटाने की प्रक्रिया हो गया। एक अन्य प्रावधान है आर्टिकल 67(1) का ग, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अभी नए उपराष्ट्रपति को नहीं चुना गया है, तो पुराने उपराष्ट्रपति ही तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 68, राष्ट्रपति से तुलना करेंगे हम लोग। देखिए, आर्टिकल 68 में है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो राष्ट्रपति में पढ़े थे आप लोग कि यदि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होता है तो कितने दिन के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति वाला मामला, एक उपराष्ट्रपति थे जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत पुनः पद पर रहते हुए मर गए थे, उपराष्ट्रपति पद पर थे। तब उस समय ये मामला गर्म हुआ कि भाई अब उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाए, कितने दिन के अंदर चुनाव कराया जाए। तब हुआ कि उपराष्ट्रपति का पद अगर अचानक रिक्त होता है तो संविधान में कोई मिनिमम समय सीमा तय नहीं की गई है या मैक्सिमम समय सीमा नहीं तय की गई है कि इतने समय के भीतर चुनाव कराया जाए। देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 68 लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। नंबर 1,
उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करा लिया जाएगा या कर लिया जाएगा। यदि पदावधि पूरा होने वाला है 5 साल का कार्यकाल, तब तो पदावधि पूरा होने से पहले चुनाव करा लिया जाएगा। तो आगे खींचने से क्या फायदा है? भाई सिंपल प्रक्रिया है, अपना करा लीजिए, जिसको बनाना है बनाइए, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। देखिए यहां क्या लिखा है, यथाशीघ्र को अंडरलाइन कर दीजिएगा। यहां कोई समय सीमा नहीं है, क्या है, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके करा लीजिए। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है, चूंकि ये तो टेम्पोररी तो बना नहीं है, टेम्पोररी बना नहीं है। और जैसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, ये राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब कौन देखेंगे? जवाब दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। काबू मत करना, ये कौन है? इसे तो बहुत सारे कुलपति हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय खोजिए, उससे तो बड़ा जेएनयू है। क्या हो, कोई जवाब देगा? क्या हो आकाश? मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको उपराष्ट्रपति देखते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तब कौन देखेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई? स्वाति, अरे तोता बोल रही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के तोता मुख्य से पूछ के न्यायाधीश। बता रही है क्या? नो सर, पहले यही बोल देता है। ठीक है। और कोई? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो राष्ट्रपति वाला देखते हैं। तो सुनिए, अब सुनिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। अब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति नाम का कोई ऑफिस ही नहीं है, तो ये खाली रहेगा। क्या रहेगा? खाली रहेगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद दूसरा काम देख रहे हैं, राज्यसभा के सभापति का काम देखते हैं। जब राज्यसभा के सभापति का जो काम देखते हैं तो वहां राज्यसभा का उपसभापति है, राज्यसभा का उपसभापति है, वो काम देखेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। सुनिए, राज्यसभा का उपसभापति सभापति बन जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। वो समझ में आया? हाँ, सभापति का काम देखेगा लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति नाम का कोई ऑफिस ही नहीं है। इसीलिए तो उनको वो बनाया गया। तो अगर पद खाली रहता है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 मिनट जरा सा आप लोग रुक जाइएगा, याद आ गया, उसको फोन कर देना, तो आके कहेगा कि फोन नहीं किया।
तो यहां तक समझ गए। चलिए, हाँ, तो अब जो चुना जाएगा, जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा, अगर विधिवत निर्वाचन हुआ तब। ठीक है, चलिए अब आइए उपराष्ट्रपति का शपथ। हाँ, मनी नहीं जाएगी। जब जाना होगा ना तो हम कॉल करेंगे, है ना। ठीक ठीक। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो इसका कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति वाला बल्कि रटे थे लेकिन कभी आया नहीं, 25-30 साल हो गया आज तक। बहुत सारा चीज हम भी अनर्गल बहुत रटे हुए थे, तो आज 30-35 साल हो गया, कभी आया नहीं। नहीं, जैसे तैयारी करता है ना आदमी, सोचता है कि अभी तक नहीं पूछा है ना, इसको तो पूछेगा, रट जाओ। नया नया स्टूडेंट जो अपना रहते हैं, वो अपना डफली ना अलग बजाते हैं, सोचते हैं कि अब तक नहीं पूछा है तो अब पूछेगा। अरे वो काहे क्यों पूछेगा भाई, नहीं पूछेगा। तो बहुत सारा चीज, इंडिया ईयर बुक पूरा एक बार ऐसी है, यूपीएससी में ना पहले इंडिया ईयर बुक से ये जो है कम से कम 25-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहता था। तो ट्रेंड वाला तो रटे ही रटे, बाकी भी रट गया नहीं कि क्या जाने पूछते। तो 20-25 साल हो गया, आज तक कभी नहीं पूछा। तो इसका मतलब कि वो सब नहीं पूछेगा। तो नया नया में यही होता है, आदमी नया नया में फालतू बहुत रटता है और अपने सीनियर को बेवकूफ समझता है। सीनियर समझा रहे थे लोग कि अरे ये सब काहे कोई सब लिख के तैयार किए इकट्ठा क्यों, कभी आएगा मन में आ जाएगा तब, लेकिन नहीं आया, सही में नहीं आया। तो पढ़ देते हैं, सुन लीजिए कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति अथवा किसके समक्ष अपना ये शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति। माने उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? हाँ, अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। बहुत सिंपल सा है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बहुत छोटा है, इसका कोई काम। चलिए अब आइए अनुच्छेद 70, आर्टिकल 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। मतलब देखिए, अन्य मतलब कि कोई अदर कारण से भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो कि संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, माने जिसकी चर्चा यहाँ नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। समझ में आया? तो अपना ऊपर क्रिया बनाई है कि उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, तो कहा है कि उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब जो ठीक समझे वो अपना बनाएगा। चलिए, आर्टिकल 78 का अब कोई काम, 71 का कोई काम नहीं है, खत्म हो गया, उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अदर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? दिमाग में है? नहीं है तो अच्छा, आज टेस्ट किसका? राहुल का है ना? हाँ, नहीं, मनप्रीत का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से था तुम्हारा ना? किससे था? मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। मनप्रीत के बाद किसका है? सदब। सदब के बाद सकीना। तो तुमको ड्यूटी मिल गया है कहां से? अच्छा, तुमको फिर से शुरू से बनाना है? नहीं, ठीक है, बढ़िया। सकीना के बाद किसका है? अच्छा अच्छा, यहां भी है ना, रुको 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 रुको,
आप ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं आपको भी पेपर बनाना होगा हो। विकास जी, आजाद भारती, प्रीति, देख कौन डिस्कनेक्ट हो गए। वाह, जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं महोदय ये आकाश है। तो तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों नहीं। सदब भी ऑनलाइन आ गई, तुम कहे ऑनलाइन आ रही। स्वाति, तो इनका ये किया जाएगा, नंबरिंग दिया जाएगा। कैसे नाम याद रखना। अच्छा, प्रीति तो छुट्टी ले चुकी है। प्रेम ढेर दिन तो आया, पकड़ा गया। प्रेम बोलिए हो। नंबर तो प्रेम का पहले एस से पहले प्रेमे था नहीं। हाँ सर। बच गया। कोई प्रॉब्लम? रेडी होना पेपर बनाने के लिए। हाँ क्या बोल रहा है वो, आवाज आ रही है? हाँ ना। याद रखिएगा। यस ना ना सुनो ना। हाँ देखा, ये प्रेम रंजन, स्वाति और ये विकास जी आप बना लेंगे। विकास जी से नहीं बनेगा। विकास जी चाहे आपको छोड़ देते हैं, अभी आप डिस्टर्ब हैं। तो ये दो लोग हैं, प्रेम रंजन और स्वाति। चलिए ठीक है, आइए। तो आर्टिकल ये खत्म, तो उपराष्ट्रपति खत्म। ठीक है, अब देखिए टेस्ट का नया तरीका अपनाएंगे। सकीना एक दिन पुराना होगा, एक दिन नया होगा। अब सकीना के बाद किसका है देखना पड़ेगा नहीं, तब प्रेम को देते हैं। याद रखना, प्रेम को ना, ये कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक हो गया था ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज तक हुआ है। संघ मिल गया है, राष्ट्रपति मिला है ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले तुम्हारा है कि पहले सकीना का है? अच्छा पहले तुम्हारा है, ठीक है। तो सकीना के बाद वाले को ना फिर नया मिलेगा, और फिर उसके बाद वाले को पुराना मिलेगा। तो नया पुराना अपना होता चलेगा कि सब रिवीजन होता रहे। और अब ना ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। अब अपना सेटअप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्योग्राफी पढ़ाने के लायक हो गया है। मेन उसमें इमेज दिखलाना था, तो इसमें एक व्हाइट बोर्ड है, मंगाए हैं अपना वो इमेज बनाने के लिए। चाहे इस पर भी बना लिया जाएगा, इस पर दिखला भी दिया जाएगा। जब देखना रहेगा केवल ऑन करके देखिए, फिर बंद कर दीजिए। आइए देखिए, चलिए अब लास्ट इसमें बच रहा है संघ में कैग। लास्ट बच रहा है कैग। आ जाइए अनुच्छेद 148 पर। बढ़ाने वाला यहाँ नहीं दिया है, दिए है
देखिए अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सुनिए, हाँ, ये ब्रिटिश टाइम का पोस्ट है, ब्रिटिश समय भी था और ब्रिटिश टाइम में इसका नाम था भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन अब ये नियंत्रक नहीं है, केवल महालेखा परीक्षक है। तो इसका काम क्या है? बड़ा ये महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, बड़ा ये महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, सदफ है। लोक लेखा समिति पढ़ाते समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में थोड़ा बताए थे, याद आ रहा है कि गवर्नमेंट बजट में जितना रुपया पास की, गवर्नमेंट बजट में जितना रुपया पास की, वो रुपया कहां कैसे खर्चा हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन खर्च हुआ है या नहीं, ये चेक करने का काम है कैग का। अगर पैसा भारत सरकार का है तो उसका रिपोर्ट दिया जाएगा राष्ट्रपति को, और पैसा राज्य सरकार का है तो रिपोर्ट दिया जाएगा राज्यपाल को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे ताकि पूरा देश जाने कि कहां वो पैसा कैसे खर्च हुआ है, और राज्यपाल उसको विधानसभा विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे। देखिए आज उसी का नतीजा है कि लालू यादव फिर फंस गए। कल निर्णय आया सीबीआई कोर्ट कि 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में वो दोषी पाया गया। तो और फिर से बुढ़ारी में बेचारे कहीं जेल मत चल जाए, तो कमा धमा के क्या हुआ? नहीं, भले सुकून से कमाते खाते लोग नाती पोता संगे अपना जीवन यापन होता। अब भाई कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, ये तो न्यायालय समझे। हम लोग तो न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी कर रहे हैं। 22,000 करोड़ बेचारे 139 करोड़ में जेल चल गए। 22,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ वाले का आता पता नहीं। हाँ, FIR तो इंडिया में इतना FIR है कि निपटाने में 5,000 साल लग जाएगा। FIR का कोई कमी नहीं। तो अभी तो एगो केस का ईडी से पता ना, अभी कई गो केस चल रहा होगा, अभी तक कई गो केस चल रहा होगा, सब अलग अलग जगह से सब केस है ना। तो देखिए केस कब का है? 94-95 का है। कई साल हो गया? 30 साल होने जा रहे हैं। खैर चलिए, जो भी हो। तो आइए, तो ये सब घपला कौन पकड़ता है? यही कैग। अगर कैग ईमानदार हो जाए, कैग ईमानदार हो जाए तो फिर देश में घपला नहीं हो सकेगा, ईमानदारी से अगर ये लोग रिपोर्टिंग कर दे। लेकिन यहां भी साठ गांठ होता है। पिछले दिनों कैग को लेके बड़ा विवाद था। कौन थे? विनोद कुमार थे, उन पर विवाद था या कुछ। तो इसीलिए कैग को भी वही सब उन्मुक्तियां मिली हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला है। इसको भी कोई चाहे तो मनमर्जी नहीं हटा देगा पद से, इसीलिए इसको इतना पावरफुल बनाया गया है। कि सतीश चंद्रा पर विवाद था। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं पर विवाद था, विवाद हुआ था इधर हाल फिलहाल। अभी भी कैग वही है।
तो उन्हीं पर तब विवाद हुआ था, कुछ अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, तो हटाओ इनको, उल्टा पलटा रिपोर्ट दे रहा है, ये चीज है। तो आइए देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या संवैधानिक स्थिति है। तो याद रखिएगा कि अब प्रेजेंट टाइम में ये नियंत्रक नहीं है। नियंत्रक मतलब पैसा निकालने पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। पहले होता था कि पैसा जो ब्रिटिश टाइम में पैसा निकालने से पहले भी इससे परमिशन लेना पड़ता था, अब नहीं। अब केवल क्या है, महालेखा परीक्षक, अब नियंत्रक नहीं है, लेकिन नाम अभी भी वही है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अब केवल खर्च होने के बाद जांच करना है कि खर्च सही से हुआ है या नहीं। तो देखिए इसमें लगभग सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो सुन लीजिए, चूंकि समय 53 हो चुका है, आज इसको खत्म ही कर दें, घर पर जाके उतार लीजिएगा लोग, है ना। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नंबर 1, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब देखिए, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब बहुत पावरफुल पद है। तो वही एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है या महाभियोग नहीं लाना पड़ता है। तो लाना पड़ता है में अपना ये भी आ जाएंगे, क्योंकि बताए ही कि कल ही दिखलाए थे कि एनसीईआरटी में भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए महाभियोग शब्द प्रयोग किया है, लेकिन राष्ट्रपति वाला महाभियोग ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट वाला है। आगे देखिए पॉइंट 2, ये अन्य क्या बातें हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो याद रखिएगा कि महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं तो अपना किसी को भी नियुक्त कर देंगे, वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये एक दिन जब हो जाएगा सारा, आज तक खत्म हो जाएगा, शुरू से अनुच्छेद 52 से पूरा रिवीजन करवा देंगे कि बीच में कुछ छूट नहीं न गया है ना, और सबको एक बार रिफ्रेश भी हो जाएगा सबका। आइए देखिए, शपथ लेगा, तो इसको कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अब पॉइंट तीसरा देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तों ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। पॉइंट 3 की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसको वही चीज मिलेगा जो संसद तय करे। अब आइए, परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब पदावधि के दौरान उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या, पनिशमेंट, काम नहीं करेगा, उल्टा रिपोर्ट देगा, रुको हाई करते, तो कोई धमकी नहीं दे सकता है। आगे देखिए,
देखो इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को भी ये लैंग्वेज पढ़ने आ जाए, और ये लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। अब इसमें से यदि मान लीजिए आप लोगों को कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, सही, अंकित साथ साथ ना इसका इंग्लिश वर्जन भी है मेरे में ना, इसमें पीडीएफ हम डाउनलोड किए हैं, जिसको लेना होगा ले लेगा। लेटेस्ट डाउनलोड किए, पता ना कहाँ से मिल गया था, कोई अच्छे साइट से किए हैं कि सब अपना लेटेस्ट इसमें जब तक किए तब तक ही हो गया। अब आइए देखिए अगला पॉइंट है, इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। देखिए महालेखा परीक्षक को ही नहीं, स्टाफ को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कोई उस पर दबाव न बनाए, कि कोई भी नियम बनाना होगा तब महालेखा परीक्षक से सलाह लेना जरूरी है। मतलब महालेखा परीक्षक को तो पावर दिया ही दिया गया है, और स्टाफ को भी प्रोटेक्शन दिया गया है कि स्टाफ पर कोई दूसरा दबाव न बनाए, करना तो स्टाफ को ही ना है। आगे देखिए 6 है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्ति, देखो कार्यालय में सब लोग को या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर, सोचिए कितना मतलब इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि माने नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तो भारित है ही, साथ में उसके ऑफिस के पूरे स्टाफ का भी, कि मान लो ये नहीं डरे तो स्टाफ को धमकाया जाए तो स्टाफ को भी दबाव में नहीं ला पाएगा लोग। चलिए ये तो हो गया महालेखा परीक्षक से संबंधित सामान्य जानकारी। अब मेन चीज है अनुच्छेद 149 शक्तियां। यहीं से क्वेश्चन आ गया था, सब कंफ्यूज कर गया। नाम था भारत का लेखा महापरीक्षक, यूपीएससी में पहला ही सेंटेंस दे दिया था कि यह संघ और राज्य दोनों के लेखाओं की परीक्षा करता है। और सब कंफ्यूज हो गया कि अरे भारत का लेखा परीक्षक है तो ये राज्य का भी करेगा। तो जो जो ध्यान दे के पढ़ा था उसका सही हो गया, और जो जो ध्यान नहीं दिया केवल भारत के लेखा परीक्षक में रह गया उसका गलत हो गया। वो राज्य वाला सेंटेंस वो तो ऐसे ना देता है 1 2 3 कौन सा ये गलत है, 1 2 3 1 2 3। अब उसमें चॉइस वैसा बनाता है ना यूपीएससी वाला कि जैसा सोचिएगा ना चॉइस वैसा नजर आ जाएगा। वो भी लगता है ना उसका जो चॉइस साइकोलॉजिस्ट बनाता है कि हाँ ये स्टूडेंट सोच सकता है। इसीलिए हम क्या करते थे कि क्वेश्चन पढ़े ना तो पहले आंसर को हाथ से ढक देते थे, न तो जो आंसर नजर आता था ना अब उसी के इर्द गिर्द सोचना शुरू कर देते थे। तो पहले ढक देते थे, आप अपना सोच लेते थे कि जो जो रिकॉल हुआ, तब हटा के देखते थे जो मैच करता था उसको लगाते थे, सही निकलता था। और नहीं तो पहले अगर चॉइस पर ध्यान गया कि कंफ्यूज कर जाता था। अब आइए देखिए, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, इसी को याद रखना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के, देखिए संघ का भी, और अभी बताए ना कि भारत सरकार का पैसा रहेगा तो राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार का पैसा रहेगा तो राज्यपाल। तो यहाँ पटना में भी एजी ऑफिस है, राजू के शादी में गए थे ना, राजीव जो है, तो वो जो गेस्ट
ई है ना कि ई डिपार्टमेंट में गेस्ट हाउस बड़ा बढ़िया बढ़िया बनाया है। यहीं पे जो पाटलिपुत्रा होटल है उसी के ठीक सामने एजी का गेस्ट हाउस है। कब हुआ था? 2004-5 में हुआ था शायद, 5 में ना 2003-4 में हुआ था। तो वही गेस्ट हाउस बुक था। तो अभी अगर कहीं सेंटर पड़ जाए इधर उधर, तो इसीलिए कहते हैं जाके रहने वहने का झंझट अब नहीं है। ये लोग भी खूब दूसरे जब थे गेस्ट हाउस का मजा लिया है लोग। हाँ, आइए देखिए, तो संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी, संघ और राज्य का तो करेंगे ही करेंगे, तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत के डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी या उसके द्वारा प्रयुक्त थी। का मतलब कि संसद जो काम सौंप दे, अगर संसद अभी कोई कानून बना के नया काम नहीं सौंपता है तो वही काम करेंगे जो आजादी से पहले महालेखा परीक्षक करते थे। खत्म। लास्ट अब देख लीजिए 150 का 150 से कौन बता चुके हैं लेकिन पढ़ दे रहे हैं। देखिए 150, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, कि संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे। तो जिसको ना बताते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिलता है यूपीएससी में, बड़ा नीचे का पोस्ट है, वो कैग बनते हैं। ये जो राजू बता रहे, बनने के बाद इतना ही इतना पढ़ाएगा कि उतना जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, यूपीएससी पास करने के लिए नहीं पढ़े होंगे। कह रहे थे ना कि अरे हम लोग नौकरी करने आए हैं कि पढ़ने आए हैं, समझे में नहीं आ रहा है। उन लोगों का अपना इंस्टीट्यूट है, मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिमला में, जिन्ना हाउस, तो वहां भी घूम लिए थे। उस समय हम लोगों का स्वर्णिम युग था। जिन्ना हाउस, हाँ वही जिन्ना जिसमें रहते थे ना, जिन्ना जिसमें रहते थे उसी को बना दिया गया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर। और टेबुल वेबुल सब दिखलाया लोग। तो मैंने 3-4 बोड़ा किताब दिखलाया कि देखो गणेश ले जाना है दिल्ली। यहाँ से अब मैंने उन लोगों का ऑन जॉब अपना होने वाला था, तो हम लोग अपना गाड़ी लेके 2-3 लोग गए थे। अच्छा भाई रॉक लिया जाएगा, क्या किया जाए, तो फिर अपना तो बड़ी पढ़ाता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में भी पढ़ाता है, और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस वाला भी बड़ी पढ़ाता है, क्योंकि इन लोगों को हमेशा अकाउंट चेक करना है ना, बारीकी पकड़ना है। अब सोचिए यहाँ वो नहीं सीखता है, क्या बोलते हैं, वो सब सीखता है, वो भरने के लिए कंप्यूटर पर सब सिखाता है, टैली। तो ये लोग जो पढ़ता है टैली क्या है, एक फाइल तैयार करना है। ये लोग जो पढ़ता है वो टैली का भी टैली है। सोचिए इतना है, पूरा गवर्नमेंट का अकाउंट कैसे फॉर्मेट में आय व्यय खर्च सब लिखना रहता है ना, तो सारा चीज यही लोग तैयार करवाते हैं। तो चलिए, कै बज गया हो, अच्छा कोई बात नहीं है। अब आइए लास्ट है अनुच्छेद 151। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा,
जो उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, बता चुके हैं। और लास्ट लाइन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए रुकिए, इसको बंद करते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त किया जा रहा है। टेस्ट के लिए तैयार रहिए। आप लोगों का दिन शुभ हो।